राजस्थान हमारी एक अहम और मशहूर रियासत है, जहां ये हिंद के राजपूत खानदानों का बुनियादी मस्कन रहा है। वहीं ये सकाफती और फनी लिहाज से भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। दरअसल इस सरजमीन के बहादुर और पुरशुजात राजपूतों ने कौमियत को कायम रखने में अपना एक अहम रोल अदा किया है, जिसके लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। नाजरीन, सफरनामे की इस किस्त में हम आपको इसी रियासत की खूबसूरत राजधानी जयपुर की सयाहती सफर पे ले चलते हैं। जयपुर रियासत राजस्थान का दारुल खिलाफा है, जिसको मकबूल जबान में गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये एक बेहद खूबसूरत तारीखी शहर है, जिसको अगर रेगिस्तान का नखलिस्तान भी कहा जाए तो कोई मुखालता नहीं होगा। दोस्तों, जयपुर हिंदुस्तान का एक बेहद मकबूल और बड़ा शहर है, जिसको यहाँ के ताकतवर हुक्मरानों ने लगातार वुसअत देकर दुनिया के अजीम शहरों के सफ़े में खड़ा किया। 2011 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जयपुर की आबादी 66,63,971 अफराद पर मुश्तमिल है। जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिनमें लगभग 77% हिंदू, 17% जैन, इसके अलावा 4% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। जयपुर का नाम राजस्थान के एक बहादुर और रियाया परवर हुक्मरान सवाई जय सिंह के नाम पर रखा गया है और इसकी तामीर सवाई माधो सिंह ने शुरू की थी, जिसको बाद में दीगर बादशाहों ने वुसअत देकर पाए तकमील तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि जयपुर शहर की तामीर कदीम हिंदुस्तान की तामीर के साइंसी असूलों के लिए वास्तुशास्त्र पर मबनी है और वाकई ये शहर बहुत ही अच्छे प्लान के तहत तामीर कराया गया है। उस जमाने में इतनी उम्दा सोच के तहत बसाया गया ये शहर देखने वालों को हैरत में डालता है। सवाई जयसिंह का उद्देश्य था, क्योंकि सवाई जयसिंह 3 विद्या के जानकार थे, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो वो स्वयं गणपति का इष्ट रखते थे, गणपति का दर्शन करके ही वो कार्य किया करते थे। इसी प्रकार उनका उद्देश्य ये था, भावना ये थी कि मेरे नगर का प्रत्येक व्यक्ति गणपति का दर्शन करके ही कार्य करे। तो उन्होंने मंदिर के ऊपर एक स्वस्तिक का निशान बनाया, जो जयपुर की 4 दीवारी से हर कोने से नज़र आता है। सवाई जयसिंह भी उसी के दर्शन करके अपना कार्य किया करते थे। जयपुर नगरवासी भी अपनी दैनिक प्रक्रिया उसी स्वस्तिक का दर्शन करके प्रारंभ करते हैं और आज भी गणपति की कृपा से उस 4 दीवारी के ऊपर छत्र छाया बनी हुई है और उसमें सब प्रोग्रेस करते हैं, सब सफलता को प्राप्त करते हैं। राजस्थान की आन बान और शान की जीती जागती अलामत जयपुर शहर सयाहों, खासकर गैर मुल्की सयाहों में बेहद मकबूल है।
जिसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ तारीख़ी दौर की अज़ीमुशान इमारात आज भी अपने रूप में हमारे सामने इस्तादा हैं, क्योंकि गैर मुल्की हमलावर इसको ज़ेर नहीं कर सके और इस तरह ये माजी की खूबसूरत निशानियाँ उनकी जारहत से बच गईं। काची आटी सूत की गंठी गंठीली हो, अरे बाला पणरी प्रीतड़ी वो तो बहुत हठीली हो। यहाँ के मशहूर ज़माना सयाहती मकामात में जल महल भी शामिल है। अरे केसरिया बना थोड़ी दूधीली सो धारी में दो, थोड़ी दूधीली सो धारी में दो, थोड़ी एक केसरी लो खीजड़े घोड़े ना तुम लो मोरा रा आजी रे केसरी लो खीजड़े घोड़े ना तुम लो मोरा रा। अरे केसरिया बना थोड़ी सोनी गाड़ी सो धारी में लो, थोड़ी सोनी गाड़ी सो धारी में लो, थोड़ी गरलिया रे गरावते बेगा आवनी। राजस्थान की शाहाना रिवायत की अलामत है यहाँ का अंबर फोर्ट नाम का किला, जो हिंद के पुराने मजबूत किलों में शुमार होता है। इसके साथ जयपुर का एक और किला भी तारीखी और सयाहती एतबार से बहुत ही अहम माना जाता है। ये है जयगढ़ नाम का किला, जिसको कहा जाता है इस किले की तामीर राजा जयसिंह ने करवाई थी।
चूंकि जयपुर के बेशतर महल लाल या गुलाबी पत्थरों से तामीर किए गए हैं, लिहाजा इस शहर का नाम ही गुलाबी शहर या पिंक सिटी पड़ गया। नाजरीन, जयपुर में मजहबी एतबार से बहुत से मकामात पाए जाते हैं, जिनमें गढ़गणेश मंदिर काबिल जिक्र है। जयपुर में गढ़गणेश मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो जयपुर की उत्तर दिशा के अंदर पहाड़ी पर स्थित है। यह देवालय सवाई जयसिंह जी ने जयपुर निर्माण करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर गणपति का पूजन किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समाप्ति पर गणपति का स्थान बना, गणपति को स्थापित किया, उसके बाद जयपुर की नींव लगी। उस समय आमेर रियासत थी। जलमहल के ठीक सामने यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था। उस नींव लगने के बाद सवाई जयसिंह जी ने ऐसा उद्देश्य रखा कि मैं नित्य प्रति गणपति के दर्शन कर सकूं। उसके लिए उन्होंने सिटी पैलेस बनवाया और सिटी पैलेस से आज भी दूरबीन से दर्शन होते हैं। ऐसा गणपति का स्थान बना हुआ है और अपने बसाए नगर के ऊपर पूरी दृष्टि गणपति की डलती रहे, इसलिए उन्होंने गणपति को ऐसी जगह स्थापित किया कि उनकी दृष्टि पूरे नगर के ऊपर है। आज भी चार दीवारी के अंदर रहने वाले व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह करके प्रणाम करके अपनी दैनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं और अपने कार्यकलाप करते हैं। जयपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर उन अहम इबादत गाहों में शामिल है जो काबिल दीद हैं। गोविंद जी मंदिर जयपुर का एक और ख़ास और अहम मंदिर है जिसमें ज़ायरीन की भारी तादाद पूजा पाठ में महव नजर आती है। माता शीला देवी का मंदिर भी जयपुर में खास दिलचस्पी का मरकज है। यहाँ हर रोज हजारों ज़ायरीन शीला देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा जयपुर में और भी मजहबी नवीयत से अहम मकामात और आस्थान हैं जो काबिल दीद हैं। इसके अलावा जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, वाकई ही बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें राजस्थान की तारीख के निशानात महफूज रखे गए हैं।
जयपुर जहां एक तारीखी शहर है, वही ये रियासत राजस्थान की राजधानी भी है और रियासत के तमाम मरकज़ी दफातर इसी शहर में बने हुए हैं और यही हुकूमत का मंबा भी है। तालीम तरबियत के मैदान में भी जयपुर पेश है। और यहाँ हर जगह प्राइमरी सतह से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक के तालीमी इदारों का जाल बिछा हुआ है, जहाँ तालिब इल्म तालीम के नूर से फैज़याब हो रहे हैं। जयपुर की एक और अहम खसूसियत है यहाँ की सन्नत व हिरफत। दस्तकारियाँ जो न सिर्फ मुल्क हिंद में बल्कि सारी दुनिया में बहुत ही पसंद की जाती है, क्योंकि इनमें कदीम ज़माने की हिंदी तर्ज के रंग बिरंगी झलक देखने को मिलती है। यहाँ की दस्तकारियों को राजस्थानी दस्तकारियों के नाम से ही पहचाना जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थानी दस्तकारियों का पहला आईना है। राजा महाराजाओं के टाइम से जुड़ा है, यानी कि हमारे पुश्तैनी दर है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। और जैसे यहाँ की जैसे जयपुर बसाया गया है ना, तो उन्होंने उसी समय से प्रिंटिंग, यानी कि कलाकार जैसे जयपुर के राजा थे तो वो एक एक चीज़ के कलाकारों को यहाँ लाके बसाया। तो ये तब से चलती हुई आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको राजा महाराजा पहनते थे पहले, यानी कि उस समय जैसे जितने हाई लेवल के आदमी थे, बड़े बड़े वो आदमी सब इसको पहनते थे। ये टोटल वेजिटेबल प्रिंट होता है। वेजिटेबल जैसे अपने पेड़ पौधे हैं, जैसे केसुला के फूल हैं, हेल्डा है, ये चीज़ें इनमें काम आती है। वेजिटेबल जो अपने ज़मीन से पौधे हो गए हैं, उन्हीं के कलर से बना होता है, उनकी जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है। केमिकल कलर तो केमिकल्स होता है, क्योंकि वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। और ये वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल यानी कि शरीर को, जैसे एक अपन आयुर्वेद दवा लेते हैं तो वो शरीर को सही करती है, तो ये भी अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है कि बॉडी पहनते कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कोई चर्म रोग या ऐसी कोई बीमारी होने का डर नहीं रहता है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या है, इसमें चद्दर है, साड़ी है, यानी कि ऑल ड्रेस मटेरियल है, यानी अपन कुछ भी बना सकते हैं। कुर्ता बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, कि यानी कि जो लेडीज़ आइटम्स है, जेंट्स आइटम, कुछ भी बन सकता है इसमें। रजाई बनती है और ये पूरा वर्ल्ड में, यानी कि सांगानेर फेमस है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। यूके में होता है, यूएसए में होता है, यानी कि पूरे यूरोप कंट्री, इनमें सब में जा रहा है। ट्रेडिशनल वर्क है ये। और संगमरमर से तराशी गई राजस्थानी चीजों की दुनिया भर में बहुत ही मांग है। जरी गोटा का काम भी जयपुर का एक खास फन है, जो यहाँ के कारीगरों का सबब रोजगार बना हुआ है। इस जरी गोटे में आपका एक्सपोर्ट का काम भी होता है, सिविल लाइन का काम भी होता है। सिविल लाइन में जैसे साड़ी वगैरह का काम, साड़ियों पे डिज़ाइन और पक्षी पशु वगैरह बनाना। और एक्सपोर्ट में जैसे कि गारमेंट्स के पीस वगैरह होते हैं फ्रेम में, तो वो बनाना, वो सब काम करना एक्सपोर्ट का होता है। और बाकी साड़ी लाइन का होता है जो फैंसी काम होता है। जरी गोटे पे हम लोग जैसे कि
करदाना, मोती, सितारे, रेशम, कसब और भी कुछ वगैरह, मतलब काफ़ी मटेरियल लगता है इसमें, जिस तरीके से तैयार किया जाता है। वैसे ये ज़्यादातर ये काम तो अपने हिंदुस्तान में कम जाता है, बाकी विदेशों में ज़्यादा होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट का काम ज़्यादातर विदेशों में जाता है और अपने हिंदुस्तान में ज़्यादातर सिविल लाइन का काम चलता है। जैसे साड़ी वगैरह होती हैं मुंबई में और भी जगह पे अपने डिज़ाइन बना के अपने उधर सप्लाई कर दी, बेच दी, या फिर किसी भी का ऑर्डर लेके किसी का भी यहाँ पे अपने कर लिया। जयपुर अपनी जौहरियों के लिए भी खासा मशहूर है और यहाँ के हीरे जवाहरात अच्छी किस्म के माने जाते हैं, जिसकी सन्नत यहाँ की इक्तिसादियात का एक अहम सतून है। सोने के जेवर बनाने में भी जयपुर का कोई सानी नहीं। यहाँ के कारीगर दुनिया के आला कारीगरों में शुमार किए जाते हैं। नाजरीन, सफ़रनामे की आज की किस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगली किस्त में आपको मिलेंगे गंगा जमनी तहजीब को अपने में संजोए हुए शहर अजमेर में। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। गुजरात के वडोदरा तथा दाहोद जिले में राठवा आदिवासियों की आबादी बसी हुई है। राठवा आदिवासियों के परिवारों में अनेक कलाकार पैदा हुए। पिठोरा पेंटिंग राठवा आदिवासियों की अनोखी चित्र शैली है और इस चित्र शैली ने कई कला रसिकों के मन में भारी उत्सुकता जगाई। पिठोरा चित्र शैली की विशेषता है रंग बिरंगी कलात्मक बॉर्डर्स में बनाए गए भौमितिक आकार के चित्र। इस चित्र शैली में जंगल में रह रहे वन्य प्राणी तथा पालतू पशु पक्षियों को खूबसूरती से रंगों में उतारने की परंपरा रही है। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, भैंस, बकरी, मुर्गे, खेत में काम करता हुआ किसान, हाथी, घोड़ा, घुड़सवार, बैलगाड़ी, इन सब को अपने पारंपरिक आकारों से हटकर एक नए आकार में चित्रकार अपने चित्रों में प्रस्तुत करता है। आमतौर पर सब चित्रों की कंपोजिशन में नयापन लाने की कोशिश राठवा चित्रकार करता है। जंगल का अपना एक सौंदर्य है। प्रकृतिदत्त इस सौंदर्य राठवा चित्रकार अपनी आंखों में भर लेता है। जीवन के हर पल, हर क्षण उसका रसपान करता है। फिर जंगल में बिखरे सौंदर्य को अपनी कल्पना के रंग में डुबोकर घर की दीवारों, छतों पर उतारता है। पिठोरा चित्रकारी दीवारों को सजाने के लिए नहीं बनाई जाती, परंतु परिवार के शुभ अवसरों पर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आभार प्रकट करने के लिए बनाए जाते हैं। आदिवासी चित्रकार अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए धार्मिक विधि का अनुपालन करता है। पारंपरिक रंगों में दूध मिलाया जाता है। बाद में राठवा में बड़वा कहते हैं। उस ओझे को बुलाकर विधि संपन्न होती है। तब चित्रकार चित्र बनाने का प्रारंभ करता है। घोड़ा, घुड़सवार, पिठोरा देव, गणेश उपरांत 2 मुखों वाला घोड़ा, इन सभी के अलावा 12 मुखा पिठोरा शैली के मुख्य विषय वस्तु है। राठवा जाति के पिठोरा देव आद्य देव हैं। उनके हर शुभ अवसर में पिठोरा देव की पूजा अर्चना होती है। गुजरात के राठवा उपरांत मध्य प्रदेश के भील जाति तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के मुरिया कलाकारों के चित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। हर चित्र में उस प्रदेश की भाषा, रहन सहन, रीत रिवाज, संस्कृति का प्रतिबिंब होता है।
है माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मनाकर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।